Good morning students. So today we are continuing our topic chapter 2 magnetic effects of electric current. अब हम आपको ये बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिज्म, और उस मैग्नेटिज्म को हम डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स पर चेक कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइंस के थ्रू स्ट्रेट लाइन पर जो करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है आपको वो बताया। इस वीडियो में हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अगर हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, क्या है मेरे पास में सर्कुलर लूप। अब इस सर्कुलर लूप में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो किस टाइप का कंडक्टर, इस सर्कुलर लूप में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ये आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर हम किसी कॉपर वायर या किसी भी कंडक्टर की वायर को ऐसे गोल 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 इकट्ठा कर दें, ऐसे करके यूं ऐसे करके उसके काफी सारे सर्कुलर लूप्स बना दें। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ऐसे करके हमने उसे गोल गोल करके काफी सारे लूप्स बना दिए और फिर उसको बैटरी से जोड़ दिया। दोनों वायर्स को बैटरी से हमने ऐड कर दिया और उसमें करंट का फ्लो किया। तो जब सर्कुलर लूप में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी या उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म फैल जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सर्कुलर लूप किस टाइप की होंगी। सबसे पहले तो वो एजेस पर होंगी वही पुरानी आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की टाइप की। जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ बढ़ती जाती है इनकी रेडियस क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ती चली जाएंगी इनकी रेडियस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बिल्कुल मिड में तो इनकी रेडियस इतनी बढ़ जाएगी कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिखाई देंगी। तो किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अराउंड द सर्कुलर लूप, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और जैसे जैसे हम मिड की तरफ जाते जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की रेडियस हमारी बढ़ती चली जाती है और बिल्कुल मिड में तो इतनी बढ़ जाती है कि हमें लगता है कि किस शेप में है, एक स्ट्रेट लाइन की शेप में। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है अराउंड द सर्कुलर लूप, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में जितना करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। दोबारा देखिए, सर्कुलर लूप में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। सेकेंड थिंग, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर लूप। मतलब इस सर्कुलर लूप में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लूप में जितनी बार आपने कॉपर वायर को घुमाया होगा, जितनी बार कॉपर वायर को घुमाया होगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के, या उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। थर्ड थिंग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी हमारे सर्कुलर लूप की रेडियस जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जितने हमारे सर्कुलर लूप की रेडियस बड़ी होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा, जितना सर्कुलर लूप की रेडियस छोटी होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि एक सर्कुलर लूप में जब करंट का फ्लो होता है तो किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले सेंटर में ये सर्कल्स होते हैं और जैसे जैसे हम एजेस पर ये सर्कल होते हैं और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं इन सर्कल्स की रेडियस क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और सेंटर पर ये क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमारे पास आता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमारे पास आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन,
स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जितना करंट प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा हैवी करंट हम इससे फ्लो करेंगे सर्कुलर लूप से, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सेकेंड, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स जितने सर्कुलर लूप में वायर को टर्न कराया होगा, उतने ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, हमारे सर्कुलर लूप की रेडियस जितनी बड़ी होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम, इस बार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट in a solenoid. Magnetic field of current due to current in a solenoid. एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की एक सोलेनॉइड में अगर हम करंट को फ्लो करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या टाइप है। उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये सोलेनॉइड क्या होता है। किसको पता है एक सोलेनॉइड क्या होता है? किसी को नहीं पता? तो देखिए, सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक कार्डबोर्ड का सिलेंड्रिकल टुकड़ा लें, एक कार्डबोर्ड का सिलेंड्रिकल टुकड़ा लेते हैं और इसके चारों तरफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट देते हैं इस तरीके से। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने क्या कर दिया, वुंड कर दिया। ठीक है। और उसके बाद इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने बैटरी से जोड़ा। इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को हमने किससे जोड़ दिया है? बैटरी के साथ। अब सीधी सी बात है, क्योंकि बैटरी के साथ जुड़ी हुई है तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो किस फॉर्म में काम करता है, किस तरह से काम करता है? एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब जब किसी भी कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सोलेनॉइड भी किस तरह से काम करेगा? एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ डिवाइस इन विच इंसुलेटेड कॉपर वायर इज wound around a cylindrical cardboard sheet or anything which is made up of in the cylindrical shape, and copper wire is wound around it, and this device is known as solenoid. और जो सोलेनॉइड है इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये बिल्कुल किसकी तरह काम करता है? बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह काम करता है? बार मैग्नेट की तरह। It means magnetic field lines around a solenoid are identical to a bar magnet. सोलेनॉइड के चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बिल्कुल किसकी तरह होती हैं? बार मैग्नेट की तरह। इसका मतलब सोलेनॉइड में किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? सोलेनॉइड में इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो मैग्नेट के बाहर तो कहां से कहां जा रही होंगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। मैग्नेट के बाहर कहां जा रही होंगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और सोलेनॉइड के अंदर कहां जा रही होंगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। सोलेनॉइड के बाहर ही किस फॉर्म में होंगी? कर्व शेप में। और सोलेनॉइड के अंदर ही किस शेप में होंगी? सॉलिड किस शेप में होंगी? स्ट्रेट लाइंस की शेप में। तो समझ में आ गया व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ डिवाइस इन विच कॉपर वायर्स आर wound around a circular shaped cylinder or anything else which acts as a bar magnet. लेकिन इसके बार मैग्नेट से कुछ ज्यादा फायदे हैं। ताकि क्यों सोलेनॉइड को यूज करते हैं? देखो, अगर हमारे पास एक नॉर्मली बार मैग्नेट होगा तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होगा? फिक्स। इतना ही मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन सोलेनॉइड में ऐसा नहीं है। सोलेनॉइड में अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा सोलेनॉइड में एक और चीज हम कर सकते हैं जिससे इसका मैग्नेटिज्म कई गुना बढ़ जाता है।
अगर हम सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा डाल दें, सोलेनॉइड के अंदर क्या कर दें, सॉफ्ट आयरन पीस डाल दें, तो जब हम ये सॉफ्ट आयरन पीस सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं तो हमारा जो सोलेनॉइड है इसका मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाता है, और कुछ देर के बाद अगर आप वो आयरन का पीस निकालेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब कुछ टाइम के लिए उसमें मैग्नेटिज्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताई दी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं? परमानेंट मैग्नेट्स का तो आपको पता ही है, परमानेंट मैग्नेट्स तो मार्केट में मिलती है ना। आपके पास जो थी वो सभी की सभी क्या थी, परमानेंट मैग्नेट्स थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है जिसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तब तक तो जब तक उसमें करंट का फ्लो होगा तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे ही हम करंट बंद कर देंगे वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेटिज्म ऑफ परमानेंट मैग्नेट always remains same, or magnetism of a permanent magnet is fixed, whereas magnetism of a electromagnet is temporary. इसमें कब तक रहता है? Magnetism in an temporary magnet remains as long as the electric current is passed through it. उसके अलावा उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। समझ में आई बात? जैसे हमारा जो सबसे ज्यादा टेम्परेरी मैग्नेट यूज होता है वो होता है ये सोलेनॉइड। अगर आप देखोगे तो पुराने रेडियो वगैरह खोलोगे तो उसमें भी ऐसे करके सॉफ्ट आयरन कोर होगी और उसके चारों तरफ वायर वोंड हुए हुए होंगे। तो आपने देखा भी होगा किसी किसी में ऐसा होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कॉपर वायर्स बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड एक परफेक्ट एग्जांपल है परमानेंट मैग्नेट का। इसके अलावा भी परमानेंट मैग्नेट्स कई शेप और साइजेस के होते हैं। आपको जिस शेप और साइज की चाहिए उसी शेप सॉरी ये सोलेनॉइड जो है ये एग्जांपल है टेम्परेरी मैग्नेट का। इसके अलावा आपको जिस शेप और साइज की परमानेंट मैग्नेट चाहिए नॉर्मली उसके ऊपर कॉपर वायर्स को वुंड कर दो। काफी सारे कॉपर वायर होने से नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने का मतलब ज्यादा मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा, है ना। उसके अलावा उसके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कम करके या ज्यादा करके। तो देखो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक कंपैरिजन बता देता हूँ। फर्स्ट कंपैरिजन, magnetism in a permanent magnet is always remains same or is fixed. Magnetism in a permanent magnet is fixed, but whereas magnetism in a temporary magnet can be switched by changing the number of turns in the coil, by changing the material of the permanent magnet, or by changing the amount of current in it. ठीक है, नॉर्मली परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं दे आर लेस पावरफुल। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, कम पावरफुल होते हैं। वेयरएज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी वेरी पावरफुल, क्योंकि हम बहुत सारा ज्यादा करंट भेज के उसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉकयार्ड हैं जहां पर शिप्स में बहुत सारा सामान हम लोड करते हैं, और वो सारा का सारा सामान कैसे जाता है, क्रेन्स के थ्रू जाता है। तो उन क्रेन्स में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स नहीं हो सकती जो शिप पे सामान को लोड कर दें। तो उसमें क्या होता है, आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल होती है। तो जो बड़े बड़े लोहे के क्रेट्स होते हैं जिनके अंदर सामान भरा होता है उनके ऊपर उसे रखते हैं, वो उसे पकड़ लेता है प्लेन पे, प्लेन में तो नहीं, शिप में या फिर ट्रेन में उन्हें रख देते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा कार्गो वो ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मोर पावरफुल वेयरएज परमानेंट मैग्नेट्स आर लेस पावरफुल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक और खासियत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, अब अभी तो मैंने माना ए और बी, ए पॉइंट को मैंने पॉजिटिव एंड पे जोड़ दिया और बी को क्या कर दिया, नेगेटिव एंड पे। अब अगर मैं ए को तो इस पॉइंट पर जोड़ देता हूँ इस वायर को, और इस वाले वायर को मैं इस पॉइंट पे जोड़ देता हूँ,
जैसे ही मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ तो वैसे ही इसके पोल भी चेंज हो जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो टेम्परेरी मैग्नेट के पोल्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज। तो परमानेंट मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट का एक और फायदा है कि पोलैरिटी ऑफ अ टेम्परेरी मैग्नेट कैन बी स्विच बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें तो इसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या होते हैं, हमेशा फिक्स ही रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे थोड़ा नोट भी करना। तो अब हमारी हेडिंग है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, ये देखिए, लिखिए, देखिए, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field such that in the direction of electric current and the direction of magnetic field is perpendicular to each other, then it experiences a force. And the direction of this force is perpendicular to the direction of magnetic field B and the direction of current. इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इसे रिप्रेजेंट करते हैं I से। स्मॉल आई, कैपिटल आई, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसे किसमें रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, तो देखो
when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of electric current and magnetic field both are perpendicular to each other. अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि करंट फ्लो ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस केस में क्या करता है करंट कैरिंग कंडक्टर? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए यहाँ पर एक सर्किट है हमारे पास। ठीक है, इस सर्किट में हमने क्या फ्लो कर दिया? करंट। और जब हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस सर्किट में मैंने क्या किया, सर्किट है तो इसमें करंट का फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, वो हॉर्सशू टाइप की मैग्नेट लेके आया और हॉर्सशू टाइप की मैग्नेट को करंट पे क्या कर दिया? परपेंडिकुलर। देखो करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में है? ऐसे। मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो हमने क्या एक्सपीरियंस किया, इसमें जैसे ही हम स्विच बंद करते हैं और करंट का फ्लो होता है तो इस वायर पर अपने आप एक फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से हमारी वायर जो सीधी थी वो ऐसे करके मुड़ जाती है। समझ में आई बात? एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जैसे ही स्विच बंद किया, वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ और वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के बाद उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगी। उस फोर्स की वजह से जो वायर थी अपनी पोजीशन से मूव कर गई। जब हमने करंट की डायरेक्शन बदली, पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड जोड़ दिया और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव साइड, जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो हमारी ये जो वायर थी इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी जैसे पहले इस साइड थी, अब इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होकर इधर आ गई। तो चूंकि इस वायर ने मूवमेंट की, उससे हमें पता चल रहा है कि इस वायर के ऊपर क्या लग रही है, कोई फोर्स लग रही है। हाँ, क्योंकि उस फोर्स की वजह से ही वायर अपनी पोजीशन से क्या हुई, मूव हो गई। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए, लिखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left hand rule is used to determine the direction of force, used to determine the direction of force acting on a current carrying conductor, placed in magnetic field। देखिए, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक के एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। अब हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी पता करनी है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। तो ये पता करने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बोर्ड पर ही लिख देता हूं। According to Fleming's left hand rule,
stretch our forefinger, middle finger and thumb such that all of them are perpendicular to each other, such that all of them are perpendicular to each other. And if our middle finger indicates the direction of current, forefinger को इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। forefinger indicates the direction of magnetic field, then our thumb will indicate the direction of force. Then our thumb will indicate the direction of force acting on a कंडक्टर। अभी इसे एक फिगर के हेल्प से भी समझा देते हैं, ठीक है, और वैसे भी समझा लेंगे। तो देखो हमारा हाथ है, हाथ में हमने एक तो ली फोर फिंगर, एक यहाँ पे ली मिडिल फिंगर, और ये बाकी की फिंगर्स कर दो। भाई ये समझ लेना कि बस ये हमारा अंगूठा है, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोबारा बनाओ क्या? नहीं ऐसा मतलब नहीं, मैं समझा वही बताऊंगा। ये हमारे पास है, अगर ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो क्या क्या बचा रहा है, हमें कैसे उस फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी जो वहां पर एक्ट कर रहा है। हाँ, अब देखो हमने अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच किया और तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो ये ऐसे है, और ये उंगली किसके परपेंडिकुलर है, ये अंगूठा किसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर। हमने इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया, मतलब एक तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन आई, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हमने तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर किया, ठीक है। तो अगर हमारी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, करंट की, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। देखो सबसे पहले मिडिल फिंगर करंट और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ये दोनों, ये देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो एक तीसरी फोर्स लगेगी, और ये फोर्स क्या होगी, देखो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ना, देखो अगर मैं ऐसे देखो, ये मेरी इस टाइप से देखो, देखो ये हमारे 3 मार्कर से शो हो जाएगा। इस टाइप से तीनों के तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है, फोर्स। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, और ये भी क्या है एक दूसरे के। समझ में आ गई बात? तो इस रूल को याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं फादर मदर चाइल्ड। इस रूल को फादर मदर और चाइल्ड रूल भी कहते हैं। फादर एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड यानी सी से करंट। इस रूल को याद करने का तरीका यह है, इसे फादर मदर चाइल्ड रूल भी कहते हैं। अब फैक्टर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग है factors acting on the force, factors acting on the force for example factors on which the force acting on a current carrying conductor depends। ये जो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्ट कर रही है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले तो दिस फोर्स इज क्या होना चाहिए, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये सबसे पहले हर एक में आ ही रहा है। तो दिस फोर्स इज proportional to the amount of electric current passing through the conductor। It means फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो ये फोर्स F प्रोपोर्शनल है जितना करंट पास हो रहा है उसके, मतलब जितना ज्यादा आप कंडक्टर से करंट पास करेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी उससे, उसमें वो फोर्स लगाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, करंट तो हो गया, करंट गया। दूसरा फैक्टर क्या था इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में वो रखा होगा, फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास वही होगा, दिस फोर्स is proportional to the amount of magnetic field in which the conductor is placed, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड यानी B। अब इसमें तीसरी चीज है जितना लंबा वो कंडक्टर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही ज्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना छोटा कंडक्टर होगा उतनी ही वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक तीसरा फैक्टर भी है।
जैसे वायर। हाँ, जितना अगर वायर है तो जितना लंबा वो वायर होगा उस पर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, वायर जितना छोटा होगा उस पर फोर्स उतनी ही कम लगेगी। तो एक ये, और दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल, कहीं कहीं मैंने प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग गलत लिख दिया, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ऊपर बोला जाएगा, टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये फोर्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब देखिए फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू I, F इज प्रोपोर्शनल टू B एंड F इज प्रोपोर्शनल टू B, सॉरी L। तो इन तीनों से क्या आएगा, I B L। Therefore this force F is proportional to I B L। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया K, और इसे लिख दिया वेयर K is a constant and value of K equals to है 1, और K की वैल्यू क्या है 1। हर जगह आपको पता है कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा IBL। फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इससे आगे जो है वो था हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कोर्स से हट चुका है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स कोर्स से सा नहीं। अब इससे नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी थ्योरीज वगैरह कल बताऊंगा। देखो अभी हमने क्या पता किया कि अगर हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी तरह से एक साइंटिस्ट हुए माइकल फैराडे, उन्होंने कहा कि अगर हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में कि अगर करंट पास हुआ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलना चाहिए, करंट भी मिलना चाहिए। इस बात को सोच के उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए पता लगाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती। इसके लिए उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उनको कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया इस टाइप से, एक सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड में कोई करंट का फ्लो नहीं है, मतलब इस टाइप से बुल करते। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जोड़ा एक एमीटर। क्या जोड़ दिया है, एमीटर जोड़ दिया। एमीटर क्यों जोड़ा, एमीटर नहीं सॉरी, यहाँ पर जोड़ा गैल्वेनोमीटर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, जो दोनों ही करंट को मेजर करता है, एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर भी। लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है। अगर बहुत थोड़ा सा भी करंट कहीं प्रोड्यूस हुआ तो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, ये उसे क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। तो उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया, उस सोलेनॉइड में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया, सोचा कि अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद वो एक मैग्नेट लाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेट को ले आए और हमारे सोलेनॉइड के पास रख दिया। अब उनकी इमेजिनेशन क्या थी कि जैसे हमने इसे रखा है, चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है,
तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा हमारे सर्किट से तो हम गैल्वेनोमीटर से उसे क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने मैग्नेट लाई और रखी, तो देखा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसे उसके अंदर रख दिया, ठीक है, तो उससे भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर वो उसे उससे बाहर लेकर आ गए, उन्होंने कहा अब तो होगा, फिर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने ऊपर रखा, फिर भी नहीं हुआ। मैग्नेट को नीचे रखा, फिर भी नहीं हुआ। साइड में रखा, फिर भी नहीं हुआ। कहीं भी रखते रहे, अलग अलग पोजीशंस पे रख के चेक करते रहे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे चेक करते रहे, लेकिन कहीं भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे लोग नॉर्मली करते हैं कि खींच के उसको तेजी से मूव कराया। भाई पहले तो उन्होंने रखा, देखा करंट प्रोड्यूस हुआ, अलग अलग स्पेसिस पे रख दिया, उसकी चारों तरफ, इसके अराउंड डिफरेंट स्पेसिस पे रखा, तो कहीं पर भी उन्हें करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, इसे गुस्से से ऐसे तेजी से मूव कराया मैग्नेट को। हाँ, दीवार में नहीं, हमारे पास मैग्नेट है ना दीवार में। हाँ, जैसे हमारे पास भाई एक इस तरीके से, मान लो मैंने अपनी मैग्नेट दिखा दी, मैंने देखा गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं हो रहा, फिर मैंने अपनी मैग्नेट इसके अंदर डाल दी, फिर भी कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। फिर मैंने उसे यहाँ किया, फिर भी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, इसको रखने के बजाय मैग्नेट को मूव करा के देखा, ठीक है, मूवमेंट कराई, तेजी से मूवमेंट कराई, साथ साथ में हमारा ये भी साथ हो गया, ऐसे करके ऐसे मूवमेंट कराए। और जब उन्होंने मूवमेंट कराए तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर की सुई घूम गई। गैल्वेनोमीटर में क्या आई, रीडिंग आई। तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग का मतलब है कि जब हमने मैग्नेट को मूव कराया, जब हमने मैग्नेट को मूव कराया तो क्या प्रोड्यूस हुई, करंट। इसका मतलब मैग्नेटिज्म से ही करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट पे को हम कल और एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, और उसकी थ्योरी भी कल करेंगे। आज इतना ही।